ओके, पेपर डिस्कस करें भाई। ओके, राहुल कैसी प्रिपरेशन चल रही है? मैम ठीक ही चल रही है, पर अभी प्री बोर्ड चल रहा है। हम्म, ठीक है। केमिस्ट्री में मुझे पता है, केमिस्ट्री की वजह से बहुत सारे बच्चों का, या फिर जो भी है जिस भी सब्जेक्ट में नेगेटिव हुआ है, जिसका फिजिक्स में, किसी का मैथ्स में, तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पकड़ के चलना। और ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, डुएबल है। अपन कई बार कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो हो जाएगा। सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना है। के ई मैक्स किसके बराबर होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई। ठीक है, तो फाई जब हमारे पास लैम्डा था तो काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड वी थी। अगर आप वेव फिर उसको चेंज कर दोगे, यानी एच सी अपॉन 3 लैम्डा, 4 ऊपर चला जाएगा। वर्क फंक्शन हमेशा सेम रहता है। काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1/2 m। ये सपोज करो यहाँ पर वेलोसिटी का v डैश स्क्वायर हो गया। पहले वाले केस में हम कितना मान लेते हैं? इसमें मान लो हाफ m v स्क्वायर है इक्वल्स टू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो ये 1/2 m 1/2 m कट जाएगा। v स्क्वायर अपॉन v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा को अगर कोई कांस्टेंट मानना चाहता है c, तो कांस्टेंट मान लो। एच सी बाय लैम्डा को कांस्टेंट c मान लो, तो c माइनस फाइव अपॉन एच सी बाय लैम्डा c हो गया। तो ये 4c बाय 3 माइनस फाइव। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकालना है? v डैश की वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या बोला है? ए और बी इनपुट है और आउटपुट वाई मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेव फॉर्म, इस वेव फॉर्म से पहचानो कि हमारा कौन सा गेट है। ओके, इनपुट ए भी इनपुट है। कैसे सॉल्व करेंगे? बी भी इनपुट है, दोनों इनपुट है। इन दोनों इनपुट से वाई का मुझे आउटपुट मिला। ठीक है, इस तरीके से ए बी इनपुट यहाँ पे दिख रहा है, ए और बी इनपुट, वाई आउटपुट मिल गया। देखिए, ए पहले क्या हुआ है यहाँ पर इस वाली साइकिल में, T1 और T2 के बीच में क्या मिला है? 0। 0 है ना, तो ये भी 0 है। बी भी कितना है यहाँ पर? 0 है। और आउटपुट क्या मिला आपको? 1। फिर T2 T3 में देखो, ये भी 0। यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है और आउटपुट क्या मिला? फिर 1 मिला। इधर देखो, अब की बार ए की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से दिख रहा है ना, ये 1 हो गई अब की बार। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? अब की बार बी की वैल्यू हो गई आपके पास 0, और आपके पास वाई फिर से आया 1। तो इन तीनों से कुछ पता चल रहा है कौन सा गेट है भाई? ए बी वाई। ट्रुथ टेबल बना लो। पहले ए 0 था, बी भी 0 था, तो हमें 1 मिला। ए 0 था, बी 1 था, तो भी 1 मिला। ए 1 था, बी 0 था, तो भी 1 मिला। और 1 1 में 0 मिल रहा है। देखो, 1 और 1 में 0 मिल रहा है। कौन सा गेट है ये? नैंड गेट। नैंड। नैंड गेट है ना, साफ साफ पता चल रहा है। नैंड गेट क्या होता है भाई? ए और बी का डॉट करो और उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो 0 0 0, उसका उल्टा 1। ठीक है, 0 1 0, उसका उल्टा फिर से 1। यानी ये मेरे पास नैंड गेट का सर्किट है। क्या होता है नैंड गेट? ए डॉट बी और उसका बार, ये है मतलब। तो मेरे पास ये ऑप्शन डी बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि मास डिफेक्ट जो है किसी केमिकल रिएक्शन में इज ऑलमोस्ट अ मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ट्रू है। मैंने ये शायद थ्योरी में ही पढ़ाया था तुम्हें कि भाई केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी मास डिफेक्ट होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में वो मास के कारण जनरेट हुई एनर्जी बहुत बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये बात बहुत ज्यादा सही है।
मास एनर्जी इंटरकन्वर्टर डज नॉट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, ये बात फॉल्स है। तो ऑप्शन सी असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन यस मैम। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आपने किसी कोहेरेंट लाइट सोर्स का यूज किया है। कोहेरेंट लाइट सोर्स मतलब सिंगल वेवलेंथ है उसके पास। एट सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी जो फाइंड होती है वो आई नॉट फाइंड होती है। ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पर दो स्लिट्स हैं इस तरीके से, और ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी बनी है, अब देखो सेंट्रल मैक्सिमा में मेरे पास फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ऑल आर जीरो, है ना, यहाँ पर सब जीरो है। ठीक है, तो सेंटर मैक्सिमा पे मेरे को जो इंटेंसिटी मिल रही है वो मिल रही है आई नॉट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बताओ इंटेंसिटी कितनी मिलेगी किस डिस्टेंस पे, जहां पर डिस्टेंस बीटा बाई 3 है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। यानी ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा से सपोर्ट कोई डिस्टेंस ले लिया आपने, और वो कितनी दूरी पर है, वो डिस्टेंस बीटा बाय 3 की दूरी पर है। ठीक है, तो अब तुम्हें वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है कि कितना होगा, बताओ कैसे निकाल सकते हो। बीटा दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है जिसे हम y बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी, y तुम्हें दे दी बीटा बाई 3। अच्छा, अब यहाँ पर जब लाइट रेज पहुंचेंगी तो क्या यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं होगा। सपोज ये वो पॉइंट है y जो बीटा बाई 3 की दूरी पर है, यहाँ से ये लाइट रे ऐसी गई, स्लिट 1 और स्लिट 2 से, स्लिट 2 से ये लाइट रे कुछ ऐसी जाएंगी, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, अब की बार कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस तो जनरेट होगा ही होगा। यस और नो। यस मैम। हाँ, यस पाथ डिफरेंस जनरेट होगा। तो सबसे पहले इंटेंसिटी निकालने के लिए तो पहले तो ये निकालेंगे कि दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। यस, यस मैम। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर कोई कोहेरेंट सोर्स होगा, करेक्ट, इधर कोई कोहेरेंट सोर्स होगा, ये कोहेरेंट सोर्स इस स्लिट 1 और स्लिट 2 से पास होगा। ये स्लिट 1 और स्लिट 2 से जब ये कोहेरेंट सोर्स पास होगा ना, तो दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट होंगी। बात समझ में आ रही है। दोनों स्लिट से जो लाइट रेज निकलेंगी या दोनों स्लिट से जो वेव निकलेंगी उनकी इंटेंसिटी शुड बी सेम ना, क्योंकि ये तो एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस पे है S1 S2, तो दोनों से इंटेंसिटी बराबर निकली और सेंट्रल मैक्सिमा में इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। जैसे मेरे पास एक वो भी हमारे पास एक रिलेशन भी है ना, दो इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन का, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्केयर 5/2, यही है ना, कि अगर इंटेंसिटीज के बीच में अगर हमारे पास मिलेंगी तो कितना हमारे पास इंटेंसिटी हमें मिलेगी। तो एक बार बताओ, इनिशियली जब सेंट्रल मैक्सिमा पे मिल रही थी तो फाई क्या था भाई, फेज डिफरेंस 0 था सेंट्रल मैक्सिमा पे, तो इंटेंसिटी आई कितना मिल गया था, आई नॉट ही मिल गया ना मुझे, यस यस मैम। क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है। ठीक है, जब सेम इंटेंसिटी होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना अपन। वैसे तो फिर तुम वो लगाओगे आई मैक्स और आई मिनिमम वाला जो सिंपल फॉर्मूला है अपना, क्या फॉर्मूला है आई मैक्स और आई मिनिमम का, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, है ना, ये Yes, फॉर्मूला है। तो ये जब है जब डिफरेंट इंटेंसिटी हो, अगर सेम इंटेंसिटी है तो मैं आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 लगा सकती हूँ। ये सब एक एक चीज लिखवाई हुई है, अगर याद नहीं है तो प्लीज नोट्स को गो थ्रू करो। ठीक है, अगर मुझे अब इस y पॉइंट पे जो कि सेंटर मैक्सिमा से बीटा अपॉन 3 की ऊंचाई पर है, हाइट पे है इतनी, तो वहां पर मुझे अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होगा भाई, साफ साफ दिख रहा है इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। तो अब बताओ फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो आप। y इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू होती है लैम्डा d अपॉन स्मॉल d इंटू 3। ठीक है, ये आपके पास y है 3। कैसे निकालोगे फेज डिफरेंस, निकालना सिखाया था ना ये, y अगर ये है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे। मैम ये सारे उस साइड ले जाएंगे फिर ये आ जाएगा। क्या ले जाएंगे सारे इस साइड, रिलेट कैसे करोगे आप y और 5 को, फेज को।
मैम फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय इंटू डेल्टा एक्स होता है ना? पाथ डिफरेंस होता है वो तो, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इन दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस होना चाहिए, राइट? एनीवन एल्स? ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए हुए हैं कि y और इसको कैसे रिलेट किया जाएगा। सक्षम बोलो कैसे करोगे? यस मैम। हम्म, मैम स्क्रीन ही दिख रही है अभी आपकी। मैम डेल्टा एक्स को स्क्रीन डी में दिख, वाई इंटू कैपिटल डी लिख सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ अब दिख रही है। यस मैम। ठीक है। मैम इसको वाई इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी लिख सकते हैं। लिखा ही हुआ है। डेल्टा एक्स को मैम डेल्टा एक्स को वाई डी अपॉन कैपिटल डी। हम्म 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है। डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है भाई, इन दोनों वेव्स के बीच में? वाई डी बाई y, कैपिटल डी। हाँ, y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। हाँ, 2 पाई बाय यस मैम। लैम्डा y d अपॉन कैपिटल डी। हम्म मैम इसके बाद ही जे जो आया था इसमें वाई की वैल्यू भर सकते हैं, फिर आ नहीं जाएगा? देखते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे, ठीक है। मेरे को y दे दिया है β/3, बीटा अपन ने निकाल लिया कितना, लैम्डा कैपिटल D बाय 3D, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला, अब हमें फॉर्मूला चाहिए किसका, डेल्टा एक्स का, है ना। जैसे अभी आपने बोला था फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो इन दोनों में हम डेल्टा एक्स निकालते थे, दोनों वेव्स के बीच में जो डेल्टा एक्स अपन लिखते थे डी साइन थीटा ना, डी साइन थीटा। इस साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर लिखते थे, विच इज योर वाई अपॉन कैपिटल डी, यही आता था। तो Yes, मेरा ma'am. यहाँ से डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आया डी कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल डी। वाई क्या था यहाँ पर, y इज अ डिस्टेंस फ्रॉम, y इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, यही तो लिखते सेंट्रल मैक्सिमा। थे, y यही था ना। तो अब मेरे पास y की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर लिख दूं d अपॉन कैपिटल D, y की वैल्यू उठाओ यहाँ से लैम्डा कैपिटल D अपॉन 3D, ठीक है जी। d से d कट गया, कैपिटल D से कैपिटल D कट गया, तो मेरे पास डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से, λ/3 आ गया। बोलो अब यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस उठा के फेज डिफरेंस के फॉर्मूले में रखो। तो फाई इज योर फेज डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय λ/3। लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो फेज डिफरेंस कितना आया भाई, 2 पाई बाय 3 आया, ठीक है। तो ये सब कोरिलेट करते हैं ये सारे फॉर्मूले। आ गया फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आया 2 पाई बाय 3 का। तो अब क्या लिखोगे भाई, मुझे इंटेंसिटी चाहिए, आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, फाई इज योर 2 पाई बाय 3, कितना आएगा 2 पाई बाय 3, अब तो बता दो। -1/2 5/3 का चाहिए, 5/2 है, एक सेकेंड, 5/2 है ना,
हाँ, दिस इज कॉस स्क्वायर 5/2, तो एक 2 और लगेगा फॉर्मूले में, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा सिर्फ आई नॉट कॉस स्क्वायर π/3। तो π/3 यानी 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, बट उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा I0/4। तो यानी इंटेंसिटी कितनी बनेगी, I0/4 बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ठीक है। तो एक एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए ऐसे टिप्सों पे, ये देख लो सब। अगर ये याद ना हो ना, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस का। साइन थीटा को कैपिटल Y/D लिख देते हैं, Y जो है डिस्टेंस है सेंटर मैक्स। वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। एक बैटरी को 2 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है, मतलब उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको वेरिएबल रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है 4 से 10 ओम के बीच में। इनिशियली 4 ओम रखा, अब धीरे धीरे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो पावर के साथ क्या चीज होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है, और ये मेरे पास बैटरी है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये इसकी वोल्टेज मान लेते हैं, जो भी अपनी बैटरी है। इस बैटरी का ईएमएफ ई है या वी है, जो भी मान लो, ठीक है, वी मान लेते हैं, वोल्टेज मानते हैं, ईएमएफ नहीं लिखते, वोल्टेज मान लो इसकी वी वोल्टेज है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनिशियली इसको 4 सेट किया था, 4 ओम। तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, ये 4 और 2 ओम वाले दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में पावर का फॉर्मूला, एक तो जनरल फॉर्मूला होता है वी आई, सीरीज में पावर का फॉर्मूला एक लिखते हैं हम आई स्क्वायर इंटू आर, करेक्ट, ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखो, अब तुमने क्या किया, तुमने जो लोड रेजिस्टेंस है, उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दिया भाई, जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दिस इज व्हाट योर लोड रेजिस्टेंस ना, आपने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। और मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो लोड रेजिस्टेंस को किसके बराबर करो, इंटरनल रेजिस्टेंस के। बोलो, यही होती है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करिए। अगर आप बराबर नहीं कर रहे हो और ऊपर से लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा पावर के साथ, पावर तो डिक्रीज होगी। और भी नहीं तो कुछ यहां से पता चल जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया, सर्किट का करंट क्या हुआ, करंट तो ड्रॉप होगा। करंट जैसे ही ड्रॉप होगा, और पावर आई स्क्वायर आर है, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होते हैं, तो क्या होगा, करंट ड्रॉप हुआ तो पावर भी क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो पावर कंज्यूम क्या होगा भाई, मोर और लेस, डिक्रीज, लेस, वेरी गुड। तो इट विल डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करके आए थे 6th में, नहीं करा था मैम, क्या करा था इसमें, ए नहीं करा करा था, था, अच्छा किया ही नहीं था। अच्छा, बाकी के बच्चे, मेरा तो गलत। मैम ये देखो भी नहीं किया। अब ना ये थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ के कई बच्चे इसमें करेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, तुक्का लगाते हैं ना, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा दिख गया, स्टेटमेंट बेस है, थोड़ा सा तुक्का लगा देते हैं। जितना थ्योरी का क्वेश्चन इस तरीके से दिखे ना, बचने की कोशिश क्या करो, अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे नहीं है तो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के पास एक्सीलरेशन है, तो एक काम करते हैं, इस एक्सीलरेशन के फ्रेम में ही चले जाते हैं। एक्सीलरेशन के फ्रेम में चले जाते हैं तो m1 m2 को रेस्ट पे लाने के लिए इन दोनों को सूडो फोर्स देनी पड़ेगी। इसके पास एक्सीलरेशन इधर आएगी और m2 के पास भी एक्सीलरेशन इधर आएगी सूडो फोर्स में, बोलो ठीक है। m1 m2 के बाद अब रेस्ट में हो गए, क्योंकि मैं किसके उस फ्रेम में चली गई, मैं इस प्लेटफॉर्म के फ्रेम में ही चली गई, इसके ऊपर बैठ गई मैं। तो इसका मतलब m1 और m2 को रेस्ट में लाना पड़ेगा ना। m1 और m2 को रेस्ट में कैसे ला सकते हैं, इन दोनों को सूडो फोर्स दे दिया पीछे की तरफ एक्सेलरेशन। ओके जी, अब देखो अगर m1 और m2, अब सिंपल सी बात रह गई, ये m1 है
m1 यहाँ पर a से एक्सिलरेट हो रहा है, ठीक है, या इसका मतलब है या तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अब m1 किस में है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अब m1 किस में आ गया, रेस्ट में, यस और नो, यस आ गया रिस्पेक्ट इस m1 के, m1 इज इन द केस ऑफ प्लेटफॉर्म। अब मैंने इसको रेस्ट पे कर दिया, अब रेस्ट पे कर दिया, अब तुम्हारा, अब तुम क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर m1 आगे चल रहा है तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन को पीछे लगना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यस मैम। अब सवाल कह रहा है कि एक्सीलरेशन अगर ज्यादा है म्यू जी से, ओके, ज्यादा वाला करें पहले कम वाला करें, पहले कम वाला देख लेते हैं। एक्सीलरेशन इज लेस देन म्यू जी, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन लेस देन म्यू जी है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन अभी भी डोमिनेट कर रहा है, यस, फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा है ना, यस मैम। m2 भी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, m2 पर भी इधर एक्सीलरेशन लग रही है और m2 पर फ्रिक्शन फिर इधर लग जाएगा, और इन दोनों के बीच में अपना स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये लो, m1 m2 दोनों रेस्ट में है, दोनों भाई, कुछ नहीं हो रहा। अब क्या ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो मुझे बताओ क्या m1 और m2 के बीच में रिलेटिव मोशन है, क्या m1 और m2 अभी मूव कर रहे हैं, अगर म्यू जी की वैल्यू ज्यादा है, फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा है तो नहीं कर रहे, ना तो स्प्रिंग अभी एक्सटेंड करेगी ना कंप्रेस्ड होएगी, यस और नो, यस यस मैम। कुछ भी नहीं हो रहा, फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं अब एक्सीलरेशन हो गई ज्यादा एज कंपेयर टू म्यू जी, एक्सीलरेशन ज्यादा हो गई, अब क्या होगा, ठीक है, अब एक्सीलरेशन भले ही ज्यादा हो गई, अब प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में अगर एक्सीलरेशन हो गई ज्यादा, अब m1 और m2 क्या करने लगेंगे, मूव करने। अब हाँ, एक्सीलरेशन अब तुम्हारे इस फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई, अब m1 और m2 मूव करेंगे, लेकिन m1 और m2 जब मूव करेंगे उनके बीच में जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो क्या होने वाली है, रिलेटिव एक्सीलरेशन, m1 और m2 की रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो ना, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एक्सीलरेशन सेम होगी ना, क्योंकि एक तो सेम एक्सीलरेशन है और पीछे मान लो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू जी, ठीक है, मान लेते हैं पीछे फ्रिक्शन लग रहा है म्यू जी, रिलेटिव एक्सीलरेशन कहाँ की तरफ आ जाएगी, अगर ए ज्यादा है तो नेट एक्सीलरेशन आगे की तरफ आ गई, ए नेट, m1 की भी और m2 की भी, ए नेट दोनों की आगे आ गई। लेकिन क्या ये ए नेट बराबर नहीं है, अगर मैं तुमसे कहती हूँ बेटा एक्सीलरेशन लिखो m1 की विद रिस्पेक्ट टू m2, तो क्या लिखोगे आप, एक्सीलरेशन ऑफ m1 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ m2, यस, और m1 और m2 की एक्सीलरेशन बराबर है ना, ए नेट जो आगे की तरफ लिखी है, बिकॉज क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू, ये क्या है, सेम है, सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे बिकॉज दे हैव सेम एक्सीलरेशन, अगर सेम एक्सीलरेशन है, सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगे, तो क्या ये स्प्रिंग घटेगी या बढ़ेगी, बताओ। मैंने तुम दोनों दोस्तों के, सुनो ये सवाल को ऐसे समझो, मैंने तुम दो दोस्तों को एक रस्सी पकड़ा दी, ठीक है, अब मैंने वो रस्सी को तो बोला कि उस रस्सी को एकदम टाइट करके पकड़ो दोनों जने, ठीक है, अब वो एकदम से टाइट करके पकड़ी हुई है, अब मुझे बताओ वो रस्सी कब कंप्रेस हो सकती है, वो रस्सी कब ढीली पड़ेगी, कब कब ढीली पड़ेगी बताओ, अगर कोई एक दोस्त तुम्हारे नजदीक आ जाए, अगर कोई एक दोस्त तुम्हारे नजदीक आए, यस, अगर कोई एक दोस्त तुम्हारे नजदीक आ रहा है तभी तो ढीली पड़ेगी ना रस्सी, तुम अपनी पोजीशन पे ही हो, हेलो हेलो, समझ में आ रही है कुछ बात, यस Yes. मैम। यस मैम। हाँ, ऐसे पकड़ के रस्सी को लेके खड़े हो, एक दोस्त तुम्हारे पास आ रहा है तो रस्सी ढीली हो गई, वो रस्सी ढीली होने का मतलब है कि तुम रेस्ट में हो, तो नेट वेलोसिटी मिल गई ना, रिलेटिव वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, रिलेटिव वेलोसिटी बोलो या रिलेटिव एक्सीलरेशन बोलो, तो वहां पर कंप्रेशन आएगा, लेकिन यहाँ कंप्रेशन या एक्सटेंशन क्यों नहीं आया, बिकॉज नेट या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 m2 के रिस्पेक्ट में नहीं है, समझ गए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज दोनों ब्लॉक्स का फ्रिक्शन सेम है, अगर दोनों ब्लॉक्स का फ्रिक्शन अलग अलग होता तब सिनेरियो
अलग होता। गॉट इट? बात समझ आ गई यस यस सबको? मैम। सब तो यस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। स्प्रिंग क्या रहेगी? नेचुरल लेंथ पे ही रहेगी, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन ही नहीं है। दोनों दोस्त साथ में आगे जाएंगे, m1 m2 साथ में आगे जाएंगे सेम वेलोसिटी के साथ। अगर सेम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रस्सी ना घटेगी ना रस्सी बढ़ेगी। या इस स्ट्रिंग की बात कर लो, ठीक है? बात मैम समझ ये आ मास गई? पे डिपेंड नहीं करेगा? कौन? ये जो एक्सेलरेशन है मास पे डिपेंड नहीं करेगी इन दोनों के, अगर अलग एक्सीलरेशन तो अलग? हमने ए मान ली ना, ये एक्सीलरेशन तो ए है ही, ये एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है। अच्छा, आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हो कि जो ये पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, ये यस मैम। फ्रिक्शन की एक्सीलरेशन निकालो ना। फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगी उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन तो सिर्फ म्यू जी होगा ना, मास तो कट ही जाएगा। फोर्स, यस फ्रिक्शन मैम। फोर्स हो गई। मैं नेट एक्सीलरेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग एक्सटेंड या वो होगी, ठीक है? नेट एक्सीलरेशन, तो नेट की बात करो तो नेट नहीं आएगा, मास डिवाइड हो जाएगा ना। क्लियर? यस मैम। तो एक्सीलरेशन मास पे नहीं करेगी डिपेंड। ओके, सेवंथ हो गया था। यस मैम। ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही, आई थिंक। एसके वेलोसिटी फॉर अर्थ इज दिस, फाइंड आउट एसके वेलोसिटी फॉर ए प्लैनेट हुज रेडियस इज 4 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। कर लोगे भाई? एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √2 gm बाय r। आर। ओके, रेडियस तो ऑलरेडी दिया हुआ, बात कर दी डेंसिटी की, तो डेंसिटी से क्या निकालोगे आप? रेडियस। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी। तो यहां से सबसे पहले आपको और क्या निकालना पड़ेगा? मास में भी डिफरेंस निकाल सकते हो, डेंसिटी दे रखी है तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है देखो, प्लैनेट का मास, प्लैनेट की डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट। तो प्लैनेट का मास निकालोगे, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अर्थ के कितने टाइम्स दे रखी है? 9 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। वॉल्यूम कैसे लिखोगे आप? 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यूब। तो मास ऑफ प्लैनेट आ जाएगा देखो 9, डेंसिटी ऑफ आर रेट 4/3, तो चलो हटा ही सकते हैं 4/3। रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना दे रखा है? 4 टाइम्स है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, इसका क्यूब हो जाएगा। तो देखो मास ऑफ प्लैनेट क्या लिख दोगे आप भाई? 9 टाइम्स 4 4 जा 16, 16 का क्यूब करो, कितना आया? 64। 64। तो अब देखो ये तुम लिख दोगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ क्यूब, और ये डेंसिटी ऑफ रेडियस। तो ये किसका मास बन जाएगा? अर्थ का मास। तो मास ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू 9 × 64 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। आ गया ये। अब ये वैल्यू इसमें यहाँ पे रख दो, 2 एज इट इज, ग्रेविटी एज इट इज, मास हमने लिख लिया 9 × 64 मास ऑफ अर्थ अपॉन प्लैनेट का कितना दे रखा है? 4 टाइम्स ऑफ RE। सॉल्व कर लो इसको, 16 पे चला जाएगा ये। 16 × 9 कितना बनेगा भाई? 16 × 9, तो ये प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी 16 × 9, देख लेना कितना बनेगा, कितना? 144। 144 2 gm अपॉन RE। इसको एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि ये अपनी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आ गया, तो v एस्केप ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू √144 वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो 144 को क्या लिख सकते हो भाई? 12। 12 × 12, तो Yes, 12 ही ma'am. बन गया ना ये तो। हाँ 12, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, 6 × 2, Yes, ma'am. तो डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन ठीक है। Yes, ma'am. तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? अपना एस्केप वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, सही दिया हुआ है 2 ऑप्शन, सेकंड डी ऑप्शन। ओके, तो यहां से बस आपको मास निकालना था डेंसिटी के टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक हाइड्रोजन का एटम है भाई, फिर क्या कहा है उसने? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है n = 2 से n = 1 पे।
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई है इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होता है तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लग सकता है तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितनी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। क्योंकि भाई अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में तो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो एट द न्यूक्लियस। एट द न्यूक्लियस का मतलब है सेंटर, करेक्ट। एट द न्यूक्लियस मतलब सेंटर की बात हो रही है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड का? करंट कैरिंग कॉइल म्यू नॉट आई बाय 2r, 2 वेर यहाँ पर r क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस हो जाएगी यहाँ पर r, करेक्ट। अब I का फॉर्मूला, अब यहाँ पर I करंट नहीं है, यहाँ पर I किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से है। तो I को आप क्या लिख सकते हो भाई? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। यस, ठीक है। अब B को यहाँ पर आप लिख लोगे, देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, हटा दो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, हटा दो। 2 कांस्टेंट है, हटा दो। रेडियस और टाइम पीरियड क्या मेरे क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं? यस, रेडियस Yes. पे डिपेंड करती है। बताओ फॉर्मूला n रेडियस। square by z. वेरी गुड। आर एन का फॉर्मूला है एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट। और टाइम Yes. पीरियड का बताओ। टाइम पीरियड का 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। तो मेरे पास रेडियस का है एन स्क्वायर अपॉन जेड, वेलोसिटी का क्या था? एन बाय जेड, है ना। तो टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा भाई? रेडियस का एन स्क्वायर अपॉन जेड, वेलोसिटी का क्या था? जेड बाय एन होगा, जेड बाय एन, तो ये ऊपर चला गया। तो टाइम पीरियड का कितना आया? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे आया आर टी। रेडियस का कितना आया? एन स्क्वायर अपॉन जेड, ऊपर चला जाएगा। टाइम पीरियड का कितना आया? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है भाई जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 5 पे। हाइड्रोजन का एटम है तो जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, तो z की वैल्यू हो गई 1। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 अपॉन n की पावर 5 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इनिशियली कितना था भाई? इनिशियली था n इक्वल्स टू 2। तो b मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली निकाल लो 1 अपॉन 2 की पावर 5। फाइनली कहां पर जंप कर गया? n की वैल्यू 1 पे। तो भाई फाइनली तो बेटा ये 1 ही हो गई। तो क्या करोगे? कितने टाइम्स घटा? पहली बात तो देखो घटेगा कि बढ़ेगा? फाइनल तो 1 ही हो गया बढ़े मैग्नेटिक फील्ड। मैम बढ़ेगा। बढ़े फाइनली तो 1 ही हो गया, पहले तो अपॉन में था। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बढ़ गया ना 32 टाइम्स। तो 32 टाइम्स इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी। बताओ, ठीक है। बढ़ गया ना, फाइनली तो 1 ही हो गया। आंसर क्या है इसका? 8th का। मैम डी है। ठीक है, तो फिर क्यों इतने टेंशन में आ गए? आगे बढ़ो। 9th तो सब कर लेंगे, सारे बच्चे कर लेंगे 9th तो। पावर कंजर्व रहती है ना यहाँ पे। पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल बराबर होती है पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। कब? जब 100% इफिशियंसी होती है, और जनरली 100% इफिशियंसी मान के चलते ही हैं अपन। तो यानी प्राइमरी का पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वी आई सेकेंडरी का बराबर हो जाएगा वी प्राइमरी का और करंट प्राइमरी का। क्लियर हुई? और कैसे लिखते हो भाई नंबर ऑफ टर्न्स में? तो यहां से आया वी एस अपॉन वीपी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के, एन एस अपॉन एनफी एनपी। ये अपने 3 मैंने लिखवाए हुए रिलेशन। क्या इन 3 Yes. रिलेशन से कुछ आ रहा है?
यस मैम। ओके, Yes, ma'am. प्राइमरी कॉइल अब हमें यहाँ पे दी हुई है, एक तो ये नंबर ऑफ कॉइल्स दिए हुए हैं और वोल्टेजेस दी हुई है, तो हम ये रिलेशन यूज करके निकालेंगे। वीएस सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी का वोल्टेज करंट नहीं दे दिया है रखा, मैम। सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं दे रखा, निकाल लेंगे क्योंकि पावर दे रखा। करंट ये- भी दे रखा है, उससे भी हाँ आ जाएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वहीं से निकालेंगे ना। पावर इक्वल्स टू वी आई, तो पावर 50 वॉट हो गया, करंट 12.5 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज कितनी आएगी, सेकेंडरी की वोल्टेज है ये। हम डायरेक्ट करंट भी तो दिया है ना उधर, कहाँ, उससे वो 12.5 पर करंट निकालनी दिया तो, था। निकालना क्या है मुझे, देन द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। ओके, तो फिर करंट ले लो सीधा, ठीक है, अगर करंट ही निकालना है तो करंट ही ले लो। आईपी निकालना है, आईपी एज इट इज छोड़ दो। आई सेकेंडरी निकालना है, गिवन है 12.5, ठीक है, इक्वल्स टू एनएस। एनएस कितना दे रखा है भाई, इफ द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी 5:1, तो ये 1/5 हो जाएगा। यस मैम। तो यानी आईपी आ गया भाई 12.5/5, तो कितना आया ये 2.5। 2.5 एम्पियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी खत्म। ठीक है, करंट निकालना था, मुझे लगा वोल्टेज निकालनी। ऑप्शन चेक कर लेना एक बार, यही है क्या, Yes, ये ma'am. मैम। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th कैसे करोगे, देखो इसमें हमें एक प्रोसेस दी है कि भाई एबीसी, ये एक प्रोसेस है, इसमें होता क्या है। अब देखो ये प्रेशर है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर सेम है, बी पर भी प्रेशर सेम है, तो यानी ए बी हो गई अपनी आइसोबैरिक प्रोसेस। बीसी वाली पर वॉल्यूम सेम है, तो ये हो गई अपनी आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है जी, इतना दिया हुआ है। अब इसने कह दिया कि ए पर टेम्परेचर टीए है और सी पॉइंट पर भी टेम्परेचर टीए है, मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट के टेम्परेचर्स में कोई फर्क नहीं है, ऐसा इन्होंने दिया है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आप निकालो जरा वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी, तो ए से बी वाली प्रोसेस में आप वर्क डन निकालो। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ए बी आइसोबारिक प्रोसेस। तो अब आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा। आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, पी डेल्टा वी। देखो पी वी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, ये होता है। ठीक है, आइसोबैरिक में आप वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हो, या तो पी डेल्टा वी लिख सकते हो। ए बी का वर्क डन निकाल रही हूँ भाई, ए बी का वर्क डन, ठीक है। अब देखो अगर डेल्टा वी, यहां पर तुम्हें वॉल्यूम में कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं दी है कि वॉल्यूम से मैं कोई भी टर्म ये वर्क डन निकाल सकूं, नहीं दी, पर टेम्परेचर में कुछ खेल दिया हुआ है, तो दूसरा वर्क डन हम लिखते हैं ए बी का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, पी डेल्टा वी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। यस और नो, तो वर्क डन मेरा क्या एन आर डेल्टा टी के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिखो यहां से ए बी का वर्क डन होगा मैम एन आर डेल्टा टी, का मतलब है फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ए बी प्रोसेस है, ए बी प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर वो होगा जो बी के पास है, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, यहाँ का टेम्परेचर क्या मान लो, टी बी, लेट कर लो टी बी। इनिशियली कितना था भाई ए का टेम्परेचर, टी ए, यहाँ पर आप टी ए लिख दोगे। क्लियर हुआ, ये मेरा वर्क डन है ए बी का। ठीक है, इक्वेशन इसे बना के छोड़ दो क्योंकि यहां से अभी कुछ नहीं निकला, आगे बढ़ो। अब आप आए बीसी पे, बीसी का कुछ इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, क्या दे रखा है कि बीसी प्रोसेस में क्या होता है, हीट का रिलीज होता है, वो हीट रिलीज कितनी है, क्यू है। ठीक है भाई, अब ये कौन सी प्रोसेस है बताओ, बीसी आइसोकोरिक। Isobaric. तो आप अगर इक्वेशन फर्स्ट लॉ लगाओ, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो वर्क डन तो हुआ नहीं, डी डब्ल्यू तो 0 है, तो डी क्यू किसके बराबर है, डी यू के। और क्या मुझे डी क्यू दे रखा है, हीट रिलीज, यस, कितना क्यू, तो यहां पर मैं डी क्यू क्यू लिख दूं। अब डी यू क्या था मेरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, यही है। ओके, Yes. एन सी वी डेल्टा टी लिखिए, डेल्टा टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ,
सी वाला, और सी वाला टेम्परेचर मेरा किसके बराबर है भाई, ए के टेम्परेचर के बराबर है। तो मैं इस सी वाले को यहाँ पर टी ए लिख दूं माइनस टी बी लिख दूं, बोलो लिख दूं, लिख दो। Yes. अब ये क्यू जो कि तुम्हारी हीट रिलीज है, तो आप इसको माइनस क्यू से भी दिखा सकते हो, माइनस क्यू। तो यहां से साफ साफ आया कि क्यू की वैल्यू किसके, क्यू आई मेरे पास, इसको कहाँ लिखें भाई, इसको इधर ही लिख देते हैं कि Q इक्वल्स टू एन, सीवी की वैल्यू बोलो, अगर ये मोनो एटमिक गैस है तो कितना हो जाएगा 3R/2। Yes, ma'am. ओके, माइनस का साइन इधर ले जाऊं तो ये बचेगा TB माइनस TA। क्लियर हो गया? Yes. अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो, Q इक्वल्स टू 3/2 एज इट इज रहने दो, NR TB माइनस TA। अब इसमें से ये जो तुम्हारा वर्क डन था ना NR TB माइनस TA, इसकी वैल्यू निकालो, 2/3 उधर चला जाएगा, 2/3 क्यू, वर्क डन ए बी कितना आ जाएगा देखो 2/3 क्यू। इक्वेशन 1 और 2 मैच कर लो, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। NR TB माइनस TA को इधर रहने दो और 2/3 को उधर ले जाओ, इधर 2Q/3 आ गया। आप क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाए। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसी तरीके से पेपर में करना है, सोच समझ के एक एक इक्वेशन बनाओ तुम। इस ये 2-3 फॉर्मूले से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यही चीजें आती हैं बस। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया होगा भाई। इसमें तुम्हें क्या बोला है कि मेरे पास एक टावर है, उस टावर की हाइट h है, इस टावर से मैंने एक पार्टिकल को थ्रो किया और उसको मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जो कि √2gh के बराबर है। अब मान लो ये पार्टिकल कहीं यहां पर आके ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, और ये उसकी रेंज दे दी तुमने टावर से x डिस्टेंस पे। अब ये x की वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई x एक तरीके से रेंज है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बोलो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दे ही रखी है √2gh, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इस केस में √2h/g, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट। और किसी को और नहीं आता तो ये s = ut प्लस हाफ GT² से कर लो भाई, y इक्वेशन में डायरेक्शन में लगा दो। y में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, टावर की हाइट s विच इज योर h, 2 को इधर ले जाओ, 2h/g इक्वल्स टू टाइम का स्क्वायर, तो ये रूट हो जाएगा ना। टाइम पीरियड कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय √2h/g। सॉल्व कर लो इसको, √2h, √g से 2g कट गया तो 2h आ गई ना रेंज। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? Yes, ma'am. आई थिंक सबने किया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करोगे देखो। अब यहाँ पर ना एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है ना, एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होती है वो डायमेंशन लेस होती है। लॉग के अंदर की जो भी वैल्यू होती है वो डायमेंशन लेस होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, अब ये जो भी कॉस के ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है ये सब डायमेंशन लेस है। लॉग के ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं ये सब डायमेंशन लेस है। एक्सपोनेंशियल की पावर ये सब डायमेंशन लेस है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल की पावर जो दे रखी है ये दे रखी है α/z/k t, t इज योर टाइम, t और थीटा, आई थिंक ये t होगा, है ना। t इज द टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर। तो ये वाली डायमेंशन लेस किसके बराबर है भाई, अगर ये वैल्यू डायमेंशन लेस है, α/z/kt अगर डायमेंशन लेस है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि α/z किसके बराबर है, kt के, तभी तो डायमेंशन लेस है। ऊपर वाली यूनिट, ऊपर वाले डायमेंशन ने नीचे वाले की डायमेंशन को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब α/z और kt के डायमेंशन बराबर हैं। अब यहां से अपन अल्फा निकालेंगे, अल्फा आया kt/z। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब प्रेशर यानी P जो दिया हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, α/बीटा के। अल्फा अपन निकाल लिए kt/z बीटा, तो बीटा की डायमेंशन किसके बराबर हो गए भाई,
पी जेड अपॉन के टी। बोलो। तो प्रेशर जेड क्या है, डिस्टेंस, तो लिख लोगे, अब हो जाएगा सवाल सॉल्व। प्रेशर तो नीचे आएगा मैम, के ऊपर जाएगा। हम्म? के ऊपर, प्रेशर नीचे आएगा। रुक जाओ, हमें बीटा निकालना है ना, तो पी जेड ऊपर जाएगा, किट सही तो है। बीटा को ऊपर लेके गए तो पी नीचे नहीं आएगा। फाइनली देखो ना, फाइनली प्रेशर इसके बराबर आया ना, के टी अपॉन जेड बीटा। अच्छा, ये 1 अपॉन बीटा बचेगा ना, अदरवाइज ठीक है ठीक है, ये 1 अपॉन बीटा बचेगा। पूरी टर्म उल्टी करो, बीटा इक्वल्स टू के टी बाई पी जेड, है ना, के टी बाई पी जेड बचेगा। तो के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या होते हैं वे डायमेंशंस? ml2t minus 2k minus 1। ओके, तो चलो लिखते हैं, एम एल क्या बताया आपने, एम एल ml2t minus 2 k minus 1। ओके, एंड टी इज अगेन टेम्परेचर, तो फिर से केल्विन हो जाएगा, के लिख दो टेम्परेचर का, अपॉन पी प्रेशर का क्या हो जाएगा, डायमेंशन, फोर्स अपॉन एरिया, तो ए अपॉन एरिया, तो पहले फोर्स का लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया यानी एल की पावर -2, जेड इज डिस्टेंस, तो फिर से एल, तो ये एल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, L2 तो यहीं से कट गया, एक m कट गया, t-2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ये भी कट गया, k भी कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, ये तो एल स्क्वायर बच गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, ठीक है। यस मैम। हम्म। फिर से केटीजी का क्वेश्चन है, क्या है, इन ए प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस है जिसमें गैस की डेंसिटी कांस्टेंट रखी हुई है, डेंसिटी कांस्टेंट है, कह रहा है अगर टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे पास ले देंगे यही इक्वेशन है, प्रेशर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम उठाओ यहां से, एनआरटी अपॉन पी बन जाएगी, इस फॉर्मूले को यहाँ पुटो, मास अपॉन वॉल्यूम एनआरटी, प्रेशर ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो अब डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी फाइनल बराबर है, इनिशियली लिखो मास प्रेशर इनिशियल अपॉन नंबर ऑफ, तो ये तो चेंज नहीं हो सकते, आर चेंज नहीं हो सकता, टेम्परेचर इनिशियल इक्वल्स टू मास प्रेशर फाइनल अपॉन टेम्परेचर फाइनल। नंबर डेंसिटी चेंज नहीं हुई तो सिंपल सी बात है, मास भी चेंज नहीं होगा गैस का, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए तो मास भी नहीं चेंज हुआ होगा। तो अब ये फॉर्मूला आ गया, देखो पी इनिशियल पी फाइनल अपॉन टी फाइनल। तो टेम्परेचर तुमने डबल कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ टी इनिशियल कर दिया, टी आई से टी आई कट गया, तो क्या बचेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी आई। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है भाई, चेंज अगर निकाले तो 100% आया है, चेंज तो 100% आ गया ना, तो 100% का चेंज आया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 14 थोड़ा करेंगे अभी थोड़ी सी देर में, 15 बताओ। हो गया था। देखो जितनी भी ये 10 की पावर जो होती है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, ठीक है, 10 की पावर्स हो गई, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। अच्छा, पाई का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, जो भी कांस्टेंट्स होती हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेके चलते हैं, होमवर्क है ये, इनफाइनाइट, वेरी गुड, क्या लेके चलते हैं, इनफाइनाइट, है ना, इनका इनफाइनाइट होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसका आप देखो क्या है भाई, बाकी के ये 4.1 फार 0 ये नहीं, ये सारे क्या हैं,
सारे सिग्निफिकेंट है। लास्ट वाले जीरो में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पॉइंट के बाद वाली जीरो काउंट होती है। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद मेरे पास जितनी भी जीरो आए, बेशक ऐसे ऐसे ऐसे, तो पॉइंट के बाद ये सारी जीरो काउंट होंगी। ठीक है, डेसिमल के बाद सारी जीरो काउंट होंगी। तो यहाँ पर कितना है मेरे पास, ये डी हो जाएगा। क्लियर हुआ, पॉइंट के बाद डेसिमल काउंट होता है। अगर बताओ ऐसे लिखा होता 04.150, अभी कितनी है इसमें? अभी भी 4 ही है। मैम वेरी 4। गुड, यस अभी भी 4 है, पॉइंट से पहले वाली काउंट नहीं होती। ओके, अब बताओ। 3। हाँ, अब इसमें कितनी है, 3। अब ये वाली जीरो काउंट नहीं करेंगे। तो बेटा याद रखना, लीडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस, अगर पॉइंट नहीं है तो ये लास्ट वाली जीरोस जो लगी है ना, ये अपन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ नंबर काउंट होगा। ओके, अब बताओ। 3 ही होंगे। क्यों, अब तो पॉइंट है ना। तीन क्यों होंगे, अब 4 नहीं होंगे, पॉइंट तो लगा दिया। अब पॉइंट के 4 बाद होंगे। काउंट होगी ना, पॉइंट के बाद काउंट होती है। अभी भी कितने हैं इसमें, 4 हैं। ओके, अब ये बताओ। मैम 1। हम्म? मैम 1। मैम 1। वन क्यों भाई, एक क्यों है, 3 नहीं है, 3 3 3 3 है। क्यों, पॉइंट के बाद काउंट हो, अच्छा ये 0.0 है ना, यस मैम, तो 1 ही होगी। ये 0 पॉइंट देखो, हाँ ये 0.00 है। अगर ये ऐसे होता ना 1.001, अब कितनी है, अब 4 है। हाँ अब 4 हो जाएंगी। ठीक है, अब 4 हो जाएंगी। वो 0 पॉइंट था ना, जब इस तरीके से होता है तो अपनी एक ही काउंट होगी। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 हो पाया था? 16 तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा कंस्ट्रेंट मोशन का। कैसे करते हैं इसमें, बोलो। कंस्ट्रेंट मोशन में 2-3 चीजें हैं, मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ लिख लो, इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 4 सिग्निफिकेंट, इसका 4 सिग्निफिकेंट, इसका 3 सिग्निफिकेंट। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन कहता है सिग्मा ऑफ टी इज योर टेंशन डॉट एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा टी डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, सिग्मा टी डॉट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 0। यानी जितनी भी तुम्हें टेंशन दिख रही है, और उन टेंशन के साथ या तो तुम्हें डिस्टेंस दिख रहा है, या वेलोसिटी दिख रही है, या एक्सीलरेशन दिख रही है, सबको उनके एंगल के साथ लिख के बराबर में कर दो 0। ओके, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे, मेरे को एक ये टेंशन दिख रही है, टेंशन T1, और यहां से ये सेम ही रहेगी T1 T2, क्या करना, टेंशन तो सेम ही रहेगी। ये टेंशन T, ये टेंशन T बेटा, करेक्ट। और ये अपनी टेंशन T सेम ही है ना, क्योंकि ये पुली है, बट पुली भी ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ओके, अब ब्लॉक ए की बात देखो, ब्लॉक ए का टेंशन T है और उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है 3.25 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट। कितना एंगल बना रहा है भाई टेंशन, और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो आप लिखोगे टी, वेलोसिटी लिख दो यहाँ पर 3.25, कितना एंगल है, कॉस थीटा। टेंशन और वेलोसिटी के बीच में कॉस थीटा ही तो एंगल है, तो आपने कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, ओके। अब बी ब्लॉक का बताओ, बी ब्लॉक में टेंशन टी, वेलोसिटी √3, एंगल कितना लिखेंगे भाई टेंशन और वेलोसिटी का। अब ये वाला एंगल है टेंशन और वेलोसिटी के बीच में, ये वाला मत लिख देना, ये वाला 30 डिग्री जो है, ये वाला एंगल नहीं बनेगा अब, क्योंकि वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो ये एंगल कितना बनेगा भाई, अगर ये 30 है तो ये 150 डिग्री बन जाएगा।
तो आप लिखोगे t√3 cos 150 डिग्री। क्लियर हुआ? प्लस अब ऊपर जो जो पुली है, देखो अब इस पुली का डायग्राम मैं यहाँ बनाती हूँ ध्यान से। ये अपनी पुली है, यहाँ पर ये टेंशन T और ये टेंशन T, दोनों टेंशन सेम है। ऊपर भाई ये वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। इससे बढ़िया है इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना दूं, देखो पॉइंट से कनेक्ट कर दो। ये मेरा पॉइंट है, इधर भी टेंशन T, ये टेंशन T, ये मेरी वेलोसिटी V। ठीक है, ऐसे। ओके, अब जरा एंगल बनाओ बेटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। देखो ये एंगल हमें दे रखा है थीटा और ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है जी। अब हमें इस पुली का वेलोसिटी और इंटेंशन के बीच में एंगल चाहिए। इफ ये एंगल थीटा हो जाएगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर के बीच में। सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री है। बेटा अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला कितना बनेगा 30 डिग्री ना। ओके, तो अब आप लिखोगे हमारे पास एक टेंशन का फॉर्मूला बना टी, ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी दे रखी है, देखो ये वाली जो v वेलोसिटी है पुली की वो 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो आप लिखोगे t, इसके साथ वेलोसिटी 1 है, एक ब्लॉक यानी ए ब्लॉक के साथ जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है 90 प्लस थीटा। फिर आप लिखोगे प्लस का टेंशन T, दूसरे के साथ वेलोसिटी तो 1 है लेकिन एंगल कितना बना रही है 90 प्लस थीटा। तो अब हमने सारी वेलोसिटीज और एंगल कवर कर लिए। इसको किसके बराबर कर दूं मैं, किसके बराबर कर दूं, 0 के बराबर। जीरो के बराबर। ओके, तो टी हट ही जाएगा सबसे, देखो टी हट गया यहाँ से, सबसे टी सेम है। 3.25, 325/100 कितने पे कटेगा ये, उसको थोड़ा वैसे फ्रैक्शंस में लिख लो, इजी रहेगा। 325 5 पे काट दो, 5 दूनी 10, 0, 3 6 पंजे 30, 5 है ना। 325 पे 5 पे काट लो, 325 डिवाइडेड बाय 5, 65 डिवाइडेड बाय 5, 13। अच्छा भाई ये 13 आ गया। अब 5 चौके 20, 13/4। इसको लिखो 13, 13/4 कॉस थीटा प्लस √3 कॉस 150 डिग्री कितना होता है, कॉस 150 डिग्री माइनस √3/2। हाँ, ये कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ, और फिर ये लिखा हुआ है कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये भी 150 ही हो गया क्या। ये कितना हो जाएगा कॉस 150 फिर से माइनस √3/2। 1/2 होगा ना मैम, हाँ, -1/2 होगा शायद। 150। एक बार बेटा कॉस 150 की वैल्यू चेक करो कितनी होती है। -1/2 तो 120 डिग्री होता है, 120 तो -1/2 होता है। ठीक है, ये √3/2 ही होगा नेगेटिव का। चलो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो भाई, पर ये तो 9 कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा ने तो काम खराब कर दिया यहाँ पे। मैम इसमें माइनस साइन थीटा आएगा। हम्म, मैम सेकंड cos क्वाड्रेंट, 90। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, राइट, माइनस बन जाएगा ना। अब ये आगे कैसे सॉल्व होगी, 13/4 करो, tan थीटा तो बन जाएगा ये।
हो सकता है सॉल्व ये, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है इसको, अगर नहीं होता है ना तो फिर बताना, फिर अगली क्लास में या फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार इसको ट्राई टू सॉल्व करना। बाकी ये बताओ, ये इक्वेशन लिखनी किस किस को आई, किस किस को नहीं आई इक्वेशन लिखनी। इसमें सिग्मा टी डॉट वी का फॉर्मूला लगाया है, बोलो। ठीक है, यस मैम। आ गया ना। बाकी ये तो ये इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने चारों, ये बस टेंशन और वेलोसिटीज के एंगल लिखने हैं आपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 18th हो गया था। देखो, जब डिस्क है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, पोटेंशियल बोला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। अब ये अगर मेरे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें हम हमेशा क्या कट करते हैं, छोटू सा एलिमेंट कट किया, तो इस छोटू से एलिमेंट का मैंने चार्ज मान लिया DQ है। मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, 0 0 Z, तो यानी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, Z दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल लिखते हैं भाई, पहले आप इस छोटे से पॉइंट की वजह से निकालो, यहाँ पर P पॉइंट पे क्या लिखोगे, K एज इट इज DQ लिखना है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगा रो DA, करेक्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू छोटू सा इस एलिमेंटल एरिया, तो आप सिग्मा एज इट इज लिखो DA, एरिया कितना हो जाएगा इस छोटू से रिंग का, क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का क्या लिखोगे, मान लो इसकी मैं ये रेडियस जो मैंने कट करी है ये क्या मान लू, इसका स्मॉल r मान लू, जो इसकी थिकनेस है इसको क्या मान लेती हूँ DR, ठीक है। तो अब एरिया क्या बन जाएगा इसका, लेंथ इंटू, भाई एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, इसकी थिकनेस कितनी है भाई, उसकी विड्थ हो जाएगी, थिकनेस हो गई इसकी DR, और इस एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा भाई, इसका सरकमफ्रेंस जो छोटू सा कट किया है, इसकी रेडियस अगर r है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा क्वाड्रेंट का, πr/2, बिकॉज ये क्या है, क्वाड्रेंट है ना। अगर पूरा सर्कल होता था तो सर्कल में तो 2πr होगा, बट दिस इज नॉट कंप्लीट सर्कल, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है। सर्कल का एरिया 2πr, सरकमफ्रेंस 2πr, सेमी सर्कल का πr, क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस πr/2, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर इसका जो लेंथ बना वो πr/2 बना, तो आप यहाँ पे लिखोगे πr/2 dr। अब मुझे क्या चाहिएगा, ये कैपिटल R की वैल्यू चाहिएगी। ये कैपिटल R कैसे निकालोगे, देखो कैसे अब इंटीग्रेट भी तो करना है, फिर कैपिटल R भी चाहिए, कैसे निकालोगे बोलो। ये वाली वैल्यू हो गई स्मॉल r, ये Z है, तो ये जो छोटा सा चार्ज है इसका यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू, ये क्या बनेगी, ये R ये Z, ये क्या बना R² प्लस Z² की पावर 1/2, हाइपोटेन्यूज से निकाली है, देखो पॉइंट हाइपोटेन्यूज यूज की है, PGT थ्योरम। ये इस तरीके से बनेगा, ये स्मॉल r है, ये मेरा ओरिजिन है, ये वैल्यू Z है। तो अगर यहाँ पर चार्ज DQ मौजूद है तो इस DQ चार्ज को इस पॉइंट से कनेक्ट करना होता है ना, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड या फिर पोटेंशियल जो भी हमें निकालना है, तो इस P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, R² प्लस Z² की पावर 1/2, तो यहाँ पर वो कैपिटल R हो जाएगा, R² प्लस Z² की पावर 1/2। बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां करूं भाई, सबसे छोटा डिस्क कहां बनेगा, सबसे छोटा एलिमेंट सेंटर पे तो 0, और फिर सबसे बड़ा यही वाला एलिमेंट कट होगा कितनी दूरी पे, रेडियस कैपिटल R पे, तो 0 से लेके कैपिटल R तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन, बोलो ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, इंटीग्रेशन तो अब खुद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आपने खुद करना है भाई, देख लेना कैसे करना है। मैथमेटिक्स 19वां देख लो, 19वां अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किया था ये 19 था, इसने कर लिया, वेल एंड गुड। क्या लग रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, ये वीट स्टोन लग जाएगा, देखो
ये ए पॉइंट है, इसमें से करंट कुछ यहाँ करंट जाएगा और कुछ इधर करंट गया। 1 माइक्रोफेराड से यहाँ गया, यहाँ से साफ दिख रहा है कि कुछ करंट आगे 5 फराड पे जाने वाला है एज्यूमिंग, और कुछ इस 3 और 6 में जाएगा। तो ये 3 और 6 क्या बन गए भाई, सीरीज सेम सेम जा रहे हैं, 3 और 6 में सेम सेम, तो यानी सीरीज में हो गया, तो यानी इनका इक्विवेलेंट आ गया 2 फैरेड। 2 फैरेड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन गया कि ऊपर गया करंट 1 फैरेड में, क्योंकि 1 और 2 तो पैरेलल में है, करंट यहां से तो बटा है, तो 1 और 2 तो पैरेलल में हो गया। ये 5 फैराड कुछ यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ 3 और 6 का हमने बनाया कितना, 3 और 6 का क्या बनाया, 2 फैरेड 3 और 6 का, बचा यहाँ पे क्या 4 फैरेड, ये लो। तो अब देख लो 4 फैरेड और 2 फैरेड दोनों यहां से कनेक्ट है ना, बी पॉइंट और ये अपना ए पॉइंट आ गया, ए और बी के बीच में 5 हट जाएगा, 5 डिस्कनेक्टेड। अब बताओ क्या करने का आगे, ये हट गया तो 2 और 1 ये दोनों सीरीज में, 4 और 2 सीरीज में, कर लोगे? यस मैम। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन जिसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं भाई, मिरर वेलोसिटी का। स्फेरिकल में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला एक बार देख लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है, सिमिलरली मिरर की वेलोसिटी भी दे रखी है। तो इस इक्वेशन को ओपन कैसे करते हैं, देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस वी अपॉन यू। तो आपको बस अब फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 बाय यू, ठीक है। तो यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लो आप लोग, मैग्निफिकेशन यहाँ रख दो, हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 24वां, ट्राई करना, लिखवा दिया है। मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेना माइनस वी बाय यू से, क्लियर। यू तो दे ही रखा है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है क्या, ये रहा, नहीं दे रखा शायद फोकल लेंथ, ये रही 10 सेंटीमीटर दे तो रखी है ना, फोकल लेंथ भी दे रखी है, तो आ जाएगा आराम से v की वैल्यू, u है 10, v भी दे रखा है 10, तो अपन को क्या निकालना है, सॉरी v निकालना है, कितना होगा, बस खत्म सवाल, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे इमेज की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी है, तो ये इजी हो जाएगा। बाकी बस यही था इस क्वेश्चन में, और तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। 22वां बताऊं क्या, 22वां कभी जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े तब, ये तो जब एक बार क्वेश्चन कराएंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो 1 सेकंड में बनते हैं ये आंसर, थोड़ा बस फ्लो की जरूरत होती है। देखो क्या कह रहे हो राहुल, 21st वाला करना है कि नहीं करना है? करना है 21st करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st सीख लो। देखो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, इतना तो सिखा दिया था मैंने। यस मैम। किसी में भी एफ, एक तो v बाय किसी में 2l आया था, किसी में फ्रीक्वेंसी v बाय 4l आई थी, तो मतलब लेंथ के तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ट्यूनिंग फोर्क है और ये कोई स्ट्रिंग है, इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ना वो 4 बीट है। अब मैं मान लेती हूँ कि ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी f है, तो ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी या तो f-4 होगी या f+4 होगी। क्लियर हुआ, समझ में आई भाई। लेंथ या बीट में फ्रीक्वेंसी है ना 4 बीट है, तो यानी जो स्ट्रिंग है या तो वो f+4 हो सकती है या f-4 हो सकती है, समझ आई। आगे फिर देखो क्वेश्चन में क्या कहा है,
द स्ट्रिंग इज मेड शॉर्टर विदाउट एनी चेंज इन टेंशन एंड मोड ऑफ ऑसिलेशन। हमने स्ट्रिंग की लेंथ को स्मॉल कर दिया until its frequency became equal to that of fork, जिसकी वजह से क्या होगा, उस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। मतलब अब बीट क्या हो गई, दोनों के बीच में बीट जीरो हो गई। ठीक है, कोई अब उसमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं है। इतनी बात समझ आई? ओके। अब यहां पर दो केसेस बने कि मैम अगर मैंने मान ली ट्यूनिंग, ध्यान से सुनना, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लेट कर लो एफ है, क्लियर। अब मेरे पास स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के दो ऑप्शन बनते हैं, या तो f+4 बनता है या f-4 बनता है, दोनों पॉसिबल है क्योंकि बीट में डिफरेंस 4 का है। लेकिन अब मान लेते हैं इनिशियली इसकी लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ मैं मान लेती हूँ भाई, मेरे को पहले 100 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान से सुनना, लेंथ को घटा दिया गया 1 सेंटीमीटर से, लेंथ को 99 सेंटीमीटर कर दिया गया। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले यानी तुम्हारी एफ के बराबर हो जाती है, ट्यूनिंग फोर्स के बराबर, विच इज योर एफ। ठीक है, तो अब बताओ तुम्हारे पहली वाली स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, f+4 या f-4? अब वो बराबर हुई है, बराबर। तो इनिशियली कौन सी वाली पॉसिबल है, सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। सपोज करो एफ एफ वुफ से समझ नहीं आ रहा तो नंबर से समझ लो भाई तुम लोग। देखो ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ मान लेते हैं 100 है, चांसेस है या तो 104 हो या कितना हो, कितना 96 हो। अब बताओ 99 सेंटीमीटर से एफ होना, एफ यानी ये दोबारा से 100 हो गई, तो कैसे हो सकती है, यानी लेंथ घटी है ना, लेंथ घटी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, अगर लेंथ घटी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो बताओ बढ़ेगी तो वो एफ यानी 100 के बराबर पहुंचेगी, तो 104 या 96? 96। 96 है ना। बस इतना ही खेल था इस क्वेश्चन में, खत्म सवाल। तो आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो अगर पहले स्ट्रिंग मेरे पास कितनी थी, f-4 थी, तो उसकी लेंथ कितनी थी भाई, 100 सेंटीमीटर। जब f हो गई तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 99 सेंटीमीटर। बोलो किसको समझ आया, आ गया समझ? तो ये था। तो जब भी समझ में ना आए कि +4 है या -4 है तो इस तरीके से देख लेना कि लेंथ अगर हमने घटाई है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और बढ़ के वो 100 के बराबर हुई है। तो 104 बढ़ के 100 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 96 बढ़ के 100 के बराबर होगा, क्लियर। इसीलिए f-4 लेंगे। ठीक है जी, बाकी फिर लेंथ का ही वो है प्रोपोर्शनल। ठीक है देन, ओके। ओके एवरीवन, किसी को और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। क्या है इसमें, सेव हो गई शायद।